गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कैसे हैं? संभवतः आप लोग अच्छे होंगे। आइए हम सब फिर से चर्चा करते हैं इतिहास के बारे में, जो आपके सिलेबस का शुरुआती पहलू है। हम सब कल भी चर्चा कर रहे थे इतिहास के बारे में। इतिहास में हम उन्हीं पहलुओं का अध्ययन करते हैं जो बीत चुका है, जो अतीत हो चुका है, उसी को हम सब दोहराते हैं, उसी के बारे में हम सब जानते हैं। कल भी हम सब चर्चा किए थे कि इतिहास के 3 भाग हैं जिनके बारे में हम सब सिलेबस में पढ़ेंगे। एक प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। तो हम सब आज प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में कुछ परिचय जानेंगे कि बताइए ये इतिहास ये जानते कैसे हैं, इसका स्रोत क्या है। इन सारे चीज़ों पर हम सब चर्चा आज करेंगे। तो जानते हैं कि ये प्राचीन जो भारतीय इतिहास है, प्राचीन भारतीय इतिहास, इस इतिहास को हम सब किस स्रोतों से जानते हैं? तो इसके 3 स्रोत हैं इतिहास का। पहला, साहित्य के माध्यम से हम सब प्राचीन इतिहासों को जानते हैं, साहित्य के माध्यम से। दूसरा जो है, भारत में सदियों से, प्राचीन समय से विदेशी विद्वानों का आगमन हुआ है, चाहे वो पढ़ने के उद्देश्य से आए, चाहे वो पर्यटक के उद्देश्य से आए या घूमने के उद्देश्य से आए, किसी न किसी उद्देश्य से भारत में वो आए हैं। तो कुछ भारतीय, कुछ समाजों, कुछ कालखंडों को उन्होंने अपने आंखों से देखा, उसका विवरण दिया है, जिसमें विदेशी यात्रा का कुछ विवरण है। उन्होंने इस विवरण को लिखा है, जिसको पढ़ करके हम सब इतिहासों के बारे में जानते हैं। और तीसरा जो है, कुछ घटनाओं का अवशेष रह चुका है, जो वस्तुगत रूप में जानकारी मिलती है, लोग उसको जान करके, उसके बारे में अध्ययन करके और इतिहासों के बारे में पता लगाते हैं, जिसे पूरा तत्व कहते हैं। यह पूरा तत्व एक प्रकार का विज्ञान भी है। इनमें विज्ञान संयंत्रों द्वारा कालखंडों के बारे में, वस्तु के गुण के बारे में पता कर देते हैं, उनसे भी हम सब इतिहास जान लेते हैं। तो ये 3 माध्यमों से हम सब प्राचीन इतिहास को जानने का काम करेंगे। आइए, ये साहित्य माध्यम, साहित्य स्रोत। साहित्य साक्ष्य के अंतर्गत साहित्य ग्रंथों से प्राप्त ऐतिहासिक वस्तु का अध्ययन किया जाता है। इसे 2 भाग में हम सब बांट के पढ़ते हैं, 2 भाग में विभाजित करके हम सब पढ़ते हैं। एक जो है, जिसे धार्मिक स्रोत कहते हैं या धार्मिक साहित्य कहते हैं, और दूसरा जो है, यह एक प्रकार का लौकिकता है, अर्थात लौकिक साहित्य से हम सब इतिहासों को जान लेते हैं। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण, ब्राह्मणोत्तर साहित्य की चर्चा की जाती है। ब्राह्मण ग्रंथ में इसको हम सब 2 भाग में बांटते हैं। एक ब्राह्मण साहित्य, दूसरा जो है ब्राह्मणोत्तर साहित्य की हम सब चर्चा करते हैं। ब्राह्मण में वेद को हम सब जानते हैं, पुराण, रामायण, महाभारत, स्मृति ग्रंथ से हम सब इतिहास को जान लेते हैं। ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ में थोड़ा सा हट के पढ़ा जाता है, जिसमें जैन का साहित्य, बौद्ध का साहित्य को सम्मिलित किया गया है, उनसे भी हम सब इतिहास को जान लेते हैं। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ है, हम सब आगे चर्चा करेंगे, पूरे विस्तार पूर्वक जो है हम सब ऐतिहासिक ग्रंथों पर चर्चा करेंगे। जीवनी, कल्पना प्रधान इत्यादि, ये सारे के सारे लौकिक साहित्य है, जिसको पढ़ करके हम सब प्राचीन सभ्यता, संस्कृति के बारे में, प्राचीन इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो आइए, पहले हम सब जो धार्मिक ग्रंथ है, अर्थात ब्राह्मण ग्रंथ है, उसको जान लेते हैं। इस ब्राह्मण ग्रंथ में
वेद से हम सब भारतीय इतिहास को जान लेते हैं। वेद एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। कौन सा ज्ञान? तो पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। यह संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है जानना। क्या जानना भाई? तो प्राचीन सभ्यता संस्कृति के बारे में जानना। ये जो वेद है, वेद का जो संकलन करता है वो कृष्ण द्वैपायन थे। कुछ लोग वेदों को अपौरुषेय अर्थात दैवकृत मानते हैं। वर्तमान में वैदिक साहित्य जिस रूप में उपलब्ध है उसे संहिता भी कहते हैं, संहिता के नाम से जाना जाता है। अर्थात वैदिक ऋषि और मुनि जो ईश्वरीय संदेशों को प्राप्त करते थे, उन्हीं संदेशों का संकलन वेद कहलाया। तो ऋषि मुनियों का एक दैविक संदेश को ग्रहण करते थे, उसी को संकलन कर करके लिखते थे, जो वेद कहलाया। तो ये वेद इतना बड़ा हो गया जिसे 4 भाग में बांट दिया गया। अर्थात वेदों की जो संख्या है वो 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये वेद हैं। हम सब विस्तार से वेदों का एक वीडियो बनाएंगे और वेदों के बारे में जानेंगे, क्योंकि एग्जाम में वेद से भी संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में हम सब जानेंगे। क्योंकि वेद जो है थोड़ा सा बड़ा है, उसको इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, अलग से हम सब वेदों के बारे में जानेंगे। तो वेद से हम सब धार्म ब्राह्मण ग्रंथ है जिसको हम सब पढ़ सकते हैं। दूसरा जो है ये महाभारत है। महाभारत ग्रंथों को पढ़ करके हम सब इतिहासों को जानते हैं। महाभारत महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत महाकाव्य रचना रामायण से थोड़ा सा बड़ा है। इसकी रचना ईसा के 4वीं शताब्दी में रचित किया गया है, जो फिलहाल महाभारत में 8800 श्लोक थे। इसका नाम जय संहिता, अर्थात जय संहिता का मतलब होता है विजय संबंधी ग्रंथ। तो जय संहिता के नाम से भी महाभारत को जाना जाता है। उसके बाद अगला ब्राह्मण ग्रंथ में रामायण ग्रंथ है। ये रामायण, इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा जी लिखे गए हैं। पहली एवं दूसरी शताब्दी के दौरान ये संस्कृत भाषा में उद्धृत की गई है। संस्कृत भाषा में इसे लिखा गया है। करीब लगभग इसमें 6000 श्लोक थे। फिर कालांतर में 12000 श्लोक हो गए। फिर कालांतर में इन्हें 24000 श्लोक इसमें रचित है। फिर इसके बारे में हम सब डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद इस ब्राह्मण ग्रंथ में पुराण है। पुराणों से भी बहुत चर्चाएं भारतीय इतिहास में होती है। ये लगभग 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये रचित किया गया है। ये पुराण अस्तित्व में आया लगभग 5वीं शताब्दी के अंत होते होते तक आया। इनमें प्राचीन महापुरुष की कहानी, देवता, ऋषियों, धार्मिक नियम, राजनीति की चर्चाएं, मानव जीवन का विचारधारा, कर्तव्य इत्यादि के बारे में पुराणों में लिखी गई है। इनकी संख्या जो है, पुराणों की संख्या, हम सब संख्या के बारे में जानेंगे बाद में, सिलेबस में चलेंगे तब। इनकी संख्या 18 है। तो ये हमारा ब्राह्मण का ग्रंथ, ब्राह्मण साहित्य है। अब आइए हम सब थोड़ा सा ब्राह्मणोत्तर के बारे में जानेंगे। ब्राह्मणोत्तर में बौद्ध साहित्य है। ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ में बौद्ध साहित्य की रचना दिया गया है, जिससे भी प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। करा है कि इस बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक भी कहा गया है। बुद्ध के निर्वाण के बाद इसका संकलन किया गया था। बूलर एवं डीज डेविज ने इस पिटक का अर्थ टोकरी बताया है। इसका अर्थ टोकरी समझाया है।
त्रिपिटक की संख्या 3 है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो इन सारे पिटकों में बौद्ध के निर्माण के बाद ये लिखा गया था, जिसमें उनके धार्मिक साहित्य के बारे में, मठों की चर्चा की गई है, उनके सिद्धांतों की चर्चा की है, यानी विस्तार पूर्वक से इन साहित्य में दिया गया है, जिसके बारे में हम सब पढ़ेंगे जब हम सब हिस्ट्री में जब चैप्टर में चलेंगे धार्मिक आंदोलन के बारे में। उसी में इन सारे ग्रंथों की चर्चा की गई है, जिसके बारे में हम सब जानेंगे। जैन साहित्य जो ब्रह्मणोत्तर इकाई का अंग है, इससे ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। तो जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। लगभग इनकी संख्या 12 है, फिर 12 का खंड बांटा गया है, 6 है, 18 है, इस प्रकार से अलग अलग खंडों में विभाजित किया गया है। तो जैन साहित्य ब्रह्मणोत्तर इकाई का अंग है। इससे भी हम सब प्राचीन भारतीय इतिहास को जानते हैं। और है एक लौकिक साहित्य। इसके अंतर्गत जो लौकिक साहित्य है, साहित्य का दूसरा अंग लौकिक साहित्य, इसके अंतर्गत ऐतिहासिक एवं समसामयिक साहित्यों के बारे में हम सब जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे अर्थशास्त्र। इस लौकिक साहित्य में हम सब अर्थशास्त्र की चर्चाएं जो है हम सब करेंगे। तो अर्थशास्त्र ये भारत का सबसे प्राचीन सांस्कृतिक राजनीतिक इतिहास माना गया है। यह चाणक्य द्वारा रचित है, जो भारत की पहली राजनीति एवं सांस्कृतिक इतिहास माना गया है। ये लगभग मतलब इस साहित्य में, अर्थशास्त्र में लगभग 6000 श्लोक संग्रहित है। इस साहित्य से, इस बुक से मौर्य काल के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक इत्यादि की स्थिति की जानकारी हमें प्राप्त होती है। दूसरा साहित्य जिसे मुद्राक्षस के बारे में हम सब जानते हैं। मुद्राक्षस 4वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में रचा गया है। यह विशाख दत्त द्वारा रचित है। ये इससे चाणक्य के विषय में जानकारी मिलती है मुद्राक्षस से। मौर्य वंश के बारे में भी जानकारी मिलती है इस मुद्राक्षस से। और जब नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद का जब पतन हो रहा था, अर्थात कहिए नंद वंश का जब पतन हो रहा था, तो उसके बारे में भी जानकारी मिलती है इस मुद्राक्षस साहित्य से। तीसरा मालविका अग्निमित्रम कालिदास द्वारा रचित किया गया है। यह भी 4वीं शताब्दी के अंत या 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इसकी रचना की गई थी कालिदास द्वारा। हर्षचरित लगभग 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध होते होते इसकी रचना की गई है, जो वान भट्ट द्वारा रचित है। राजतरंगिणी कलहन द्वारा रचित है, जिसमें जो 1148 से 1150 ईस्वी के बीच में रचा गया है। तो ये तमाम लौकिक साहित्यों द्वारा हम सब प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी को प्राप्त करते हैं। अगला जो हमारा इतिहास जानने का माध्यम है, वो विदेशी के द्वारा रचित विदेशी यात्रा वृत्तांत, विदेशी विवरणों द्वारा हम सब इतिहास को जानेंगे।